तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे एग्रीकल्चर का कि भाई एग्रीकल्चर है क्या। तो देखिए कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चर तो है क्या, देखिए फसल उत्पादन के साथ साथ पशुओं का पालन कृषि कहलाता है। यानी अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भाई कि एग्रीकल्चर क्या है, तो एग्रीकल्चर है फसल को उत्पादन करने के साथ साथ, फसलों का उत्पादन करने के साथ साथ आप क्या कर रहे हो, पशुओं को भी पाल रहे हो। उसे ऐसे विज्ञान को, ऐसे इसको क्या कहते हैं, इसको कृषि कहा जाता है। और पूरी इसकी जो स्टडी होती है इसको कहते हैं कृषि विज्ञान। तो देखिए फसल उत्पादन तो आप समझ गए होंगे कि फसल उत्पादन क्या, हम गेहूँ उगा रहे हैं, हम दालें उगा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम सब्जियां उगा रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये कृषि है, ये फसल उत्पादन है, क्रॉप प्रोडक्शन है। लेकिन पशुओं का पालन हम क्यों करते हैं, देखिए पशुओं का पालन का मतलब है कि हम गाय पाल रहे हैं। क्यों पालते हैं, तो गाय पालने का मकसद ये है कि हमें उससे दूध मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूध ही मिलेगा, दूध के बाद हम उससे घी बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, मक्खन बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं। तो इसी तरह से और जो पशु भी हैं वो हमसे संबंधित हैं, वो हमें लाभ पहुंचाते हैं, हम उन्हें लाभ पहुंचाते हैं। तो ये एक तरह का एक सिम्बायोसिस है, एक सहजीवन है। तो देखिए फसल उत्पादन के साथ साथ पशुओं का पालन क्या कहलाता है, कृषि विज्ञान या कृषि कहलाता है। अब अगला जो पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है। तो देखिए जो एग्रीकल्चर जो वर्ड है, एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा का है, तो किस भाषा का है, लैटिन भाषा का शब्द है। जो लैटिन शब्द एगर, देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है ये। एक शब्द है इसमें एगर, जिसका मतलब क्या होता है भूमि या खेत, और दूसरा जो पीछे वाला जो पार्ट है कल्चर का, तो कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, जिसे हम कहते हैं खेती। तो कहने का मतलब क्या है, खेत में क्या करना, खेती करना, या फिर जो है भूमि पर खेती करना एग्रीकल्चर का वास्तविक अर्थ है। और एग्रीकल्चर शब्द कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा का है। अब देखिए कई बार कन्फ्यूजन होता है हमें कि भाई जैसे एग्रीकल्चर पूछ लेता है, जूलॉजी पूछ लेता है। तो मैं यहाँ पे भी आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको याद रखना है कि कौन सा शब्द किस भाषा से संबंधित होता है। उससे पहले एक नोट देख लीजिए कि फादर ऑफ एग्रीकल्चर या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन हैं। बहुत अच्छे से आप जानते हैं नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जो कि हरित क्रांति के जनक भी हैं। कभी कभी इनको बोल दिया जाता है द फादर ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। तो ध्यान रखिएगा अगर पेपर में आता है कि द फादर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है, तो कौन है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। तो ये आपका यहाँ से दो क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, एग्रीकल्चर शब्द और एक द फादर ऑफ एग्रीकल्चर। अब जो मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए जिस शब्द के अंत में कल्चर हो, जिस भी शब्द के अंत में आपको कल्चर दिखे, वो शब्द हमेशा लैटिन भाषा का होता है। ध्यान रखिएगा किसी भी शब्द के पीछे अगर आपको, जैसे देखिए एग्री पीछे कल्चर है, वैसे हॉर्टी पीछे कल्चर है। तो कल्चर शब्द जहाँ पे आपको देखने को मिले तो वो सीधे सीधे याद रखिएगा वो लैटिन भाषा का शब्द होगा। दूसरा ट्रिक आपको क्या याद रखना है कि जिन शब्दों के अंत में लॉजी LOGY या आपको सिंगल शब्द वाई देखने को मिले, वह सभी के शब्द किस भाषा के शब्द होते हैं, ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। तो देखिए जैसे बायोलॉजी हो गया, एग्रोनॉमी हो गया, जूलॉजी हो गया। तो आप देख रहे होंगे एक यहाँ पे एक सिमिलर सा वर्ड है वाई लास्ट में। तो जहाँ भी आपको वाई शब्द, वाई अक्षर देखने को मिले, शब्द नहीं है अक्षर देखने को मिले, तो वो जो शब्द होगा पूरे का पूरा शब्द वो होगा ग्रीक भाषा का। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आगे इसमें से आपको कभी कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। तो कल्चर को याद रखिए, वाई को याद रखिए। चलिए अब हम बढ़ चलते हैं फसल उत्पादन की ओर, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन की और कि भाई क्रॉप प्रोडक्शन होता क्या है। देखिए तो फसल उत्पादन इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन कहते हैं। तो देखिए फसल उत्पादन अर्थात सस्य विज्ञान, हिंदी में इसको सस्य विज्ञान कहते हैं, इंग्लिश में एग्रोनॉमी कहते हैं। और देखिए यहाँ पे भी वाई आ रहा है, तो कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। तो देखिए फसल उत्पादन अर्थात सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी
कृषि की वह शाखा है। कहने का मतलब एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जैसे बायोलॉजी था वैसे ही एग्रीकल्चर है। तो देखिए एग्रीकल्चर के अंतर्गत बहुत सी चीज़ें आती हैं आपकी। सबसे पहले एग्रोनॉमी आता है, फिर हॉर्टिकल्चर आता है, फिर एनिमल हस्बेंड्री आता है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि फसल उत्पादन अर्थात सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, कृषि की वह ब्रांच है जिसमें फसल उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन एवं भूमि प्रबंध यानी लैंड मैनेजमेंट के सिद्धांतों तथा क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब एग्रोनॉमी के अंतर्गत हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं? पहली चीज़ पढ़ते हैं हम कि कैसे फसल को उत्पादित किया जाता है अच्छे स्तर पर और कम लागत में अच्छे बीजों के साथ। दूसरा कि भूमि प्रबंधन कैसा होना चाहिए, मतलब आपके पास एक खेत है और आप उसमें साल भर एक ही फसल उगा रहे हो तो ये अच्छा मैनेजमेंट नहीं है। उससे आपकी मिट्टी जो है वो उर्वरता, उसकी जो फर्टिलाइज जो उसकी पावर है वो कम हो सकती है। तो आपके पास एक खेत है, आप साल भर एक ही फसल उसमें उगा रहे हो तो वो ये अच्छी बात नहीं है। और आप क्या कर रहे हो, एक खेत है और आप अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप क्या कर रहे हो, उसमें फसलों को रोटेट कर रहे हो, तो इसे कहते हैं लैंड मैनेजमेंट यानी भूमि प्रबंधन। तो देखिए फसल उत्पादन और भूमि प्रबंधन दोनों के कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको स्टडी करके आप क्या कर रहे हो, खेती कर रहे हो, तो इसे ही क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे क्रॉप प्रोडक्शन। अब देखिए एग्रोनॉमी, ये मैं आपको ऑलरेडी इसका कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। एग्रोनॉमी शब्द जो है ये ग्रीक शब्द है और जो किससे बना है, एग्रोस। एग्रोस का मतलब होता है भूमि और नैमोस का मतलब होता है प्रबंधन। तो एक तरह से क्या होता है, भूमि का प्रबंधन होता है एग्रोनॉमी का वास्तविक अर्थ, अगर साइंटिफिक तरीके से आप इसे देखोगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, ये बन सकता है कि भाई एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है। इसके लिए मैं आपको पहले ही कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ तो वो आपको याद रहेगा। चलिए अब अगले दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहला सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी के जनक कौन है, द फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है, तो ये है पीटर डैक्रेसन जी। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है। दूसरा भारतीय सस्य विज्ञान यानी इंडियन एग्रोनॉमी के फादर कौन है यानी जनक कौन है, तो ये है MS स्वामीनाथन। इन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी ही हैं। वर्ल्ड वाइड जो हैं वो आपको पता है अर्नेस्ट बोरलॉग हैं, लेकिन जो नॉर्मन ई बोरलॉग नाम से भी उनको जानते हैं, लेकिन वो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग हैं पूरा नाम उनका। भारत में जो ग्रीन रिवोल्यूशन जो आई थी वो MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में ही आई थी और बहुत सफल भी हुई थी गेहूं के क्षेत्र में। तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा, सस्य विज्ञान का फादर कौन है, भारतीय सस्य विज्ञान का फादर कौन है और एग्रीकल्चर का फादर कौन है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब सबसे पहले हम जो यहाँ पे टॉपिक देखेंगे एग्रीकल्चर का वो है फसलों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। हम फसलों का वर्गीकरण सबसे पहले देखेंगे सीजन के आधार पे, मतलब बेस ऑन सीजन की। आप जानते हैं भारत में मुख्यतः फसलों के दृष्टिकोण से अगर देखोगे तो 3 हमारे पास ऋतुएं होती है जिन्हें हम हिंदी में ऋतु भी कहते हैं। पहली जायद होती है, दूसरी खरीफ होती है और थर्ड होती है रबी। तो ये 3 ही तरीके से हम क्या करते हैं, सारी फसलों को क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, क्लासिफाइड कर देते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है, ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे जायद की फसल का क्लासिफिकेशन यानी जायद की फसलें कौन कौन सी हैं। तो जायद की फसलें इन्हें समर टाइम क्रॉप भी कहते हैं। कहने का मतलब है गर्मियों में ही इनको बोया जाता है, मतलब गर्मी शुरू होने में इनको बोया जाता है और गर्मी में ही इनको काट लिया जाता है। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, ग्रीष्मकालीन क्रॉप भी कहते हैं यानी समर टाइम क्रॉप कहेंगे। इनकी जो बुआई होती है, जब इन्हें बोया जाता है तो महीना होता है मार्च महीने में इनको बोया जाता है और जून के महीने में इनको क्या कर लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो मार्च में बोया और जून में काट लिया, मतलब गर्मियों के स्टार्टिंग में बो दिया और मिड जो जून होता है या पूरे जून में इनको क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या चीज़ आएंगे, तो तरबूज आएंगे। आप देखते होंगे गर्मी आते ही तरबूज आपको देखने को मिलते हैं। खरबूज आ जाएगा, ककड़ी आ जाएगा, करेला आ जाएगा और सब्जियां आ जाएंगी, अधिकतर सब्जियां। तो लौकी उकी ये सारी जो सब्जियां हैं ये सारी की सारी किसके अंतर्गत आ जाएंगी, जायद की फसल के अंतर्गत आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई ग्रीष्मकालीन फसलें किन्हें कहते हैं, जायद की फसल को कहते हैं। बुआई कब होती है, मार्च में होती है। कटाई कब होती है, जून में होती है। और फसलें कौन कौन सी है, तो इन्हें आप जानते हो, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गया, करेला हो गया और सब्जियां हो गई। अब अगली जो है ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसे कहते हैं खरीफ की फसल
हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही है, खरीफ की फसल ही कहा जाता है और इनको कहते हैं शॉर्ट डे क्रॉप। तो ये वाली चीज़ आपको बहुत ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखनी है। शॉर्ट डे क्रॉप का मतलब होता है कि इन्हें कम समय में इन्हें प्राप्त कर लिया जाता है। अब कैसे प्राप्त कर लिया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ पॉइंट वाइज। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, ये वर्षा काल की फसलें हैं, मतलब रेनी सीजन की फसलें हैं। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, भाई रेनी जो सीज़न है उसकी फसलें कौन सी होती हैं? तो खरीफ की फसलें होती हैं। अब देखिए दूसरा, इनको बोते समय अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। तापमान के साथ साथ आर्द्रता भी होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए। तो देखिए किस समय तापमान होता है? जून जुलाई में होता है। ह्यूमिडिटी भी जून जुलाई में बहुत ज़्यादा होती है। आप देखते हैं उमस, ये सब चीज़ें किस टाइम पे होती है? जून जुलाई में आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगी। तो देखिए इनके बोते समय अधिक तापमान, आर्द्रता होनी चाहिए और पकते समय जब ये क्या होते हैं, जब ये हार्वेस्ट होते हैं, पकते समय वातावरण कैसा होना चाहिए? ड्राई होना चाहिए। सितंबर अक्टूबर वाला जो मौसम होता है वो कैसा होता है? पूरा ड्राई मौसम होता है। वातावरण की आवश्यकता होती है, मतलब जब आप बोओगे तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए। जब आप इसको काटोगे तो उस समय आपका वातावरण कैसा होना चाहिए? ड्राई होना चाहिए। एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए? ड्राई होना चाहिए। अब देखिए आगे, खरीफ की फसल C3 श्रेणी की हैं। बाकी देखिए C2, C3 और C4 ये प्लांट के टाइप होते हैं, इनको हम बॉटनी में जानेंगे। तो देखिए खरीफ की जो फसल होती है वो C3 श्रेणी की होती हैं, कैटेगरी की होती है, C3 कैटेगरी की। और इनमें वाटर यूज एफिशिएंटी जो होती है, या जो वाटर यूज जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ करते हैं। साथ ही साथ ये प्रकाश संश्लेषण भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि वाटर यूज एफिशिएंसी यानी जल उपयोग क्षमता भी ज़्यादा होती है। अब जल उपयोग क्षमता का मतलब कैसे? अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जो धान होता है जिसे हम चावल कहते हैं, जब उसकी रोपाई होती है जून में, तो आपको उसके लिए क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है, भरा हुआ खेत पूरा। तब आप क्या करते हो? धान को बोते हो। तो यही चीज़ बोली जा रही है कि भाई ऐसी फसलें जहाँ जिनके लिए आपको पानी की मात्रा बहुत अधिक चाहिए होती है उन्हें कहते हैं खरीफ की फसल, यानी वाटर यूज़ एफिशिएंसी उनकी बहुत होती है। आप धान को बिना पानी के उगा ही नहीं सकते, आप उसकी रोपाई कर ही नहीं सकते। तो यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जल उपयोग क्षमता और प्रकाश संश्लेषण जो है दोनों ही इनमें अधिक होता है। साथ ही साथ फोटो रेस्पायरेशन इनमें कम होता है। प्रकाश श्वसन दर, इसे हम बॉटनी में जानेंगे कि प्रकाश श्वसन दर क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो खरीफ की जो फसल होती है उसमें क्या चीज़ अधिक होगी? उसमें एक तो फोटोसिंथेसिस अलग होगा, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, प्लस वाटर यूज एफिशिएंसी आपकी ज़्यादा होगी। और जो आपका प्रकाश श्वसन दर है, प्रकाश श्वसन दर का मतलब है कि जो प्रकाश के उपस्थिति में ये क्या करते हैं? सांस लेते हैं प्लांट, उसे कहते हैं प्रकाश श्वसन दर। जैसे मनुष्य सांस लेता है वैसे ही पौधे भी सांस लेते हैं। उसमें प्रकाश श्वसन में क्या होता है? ये ऑक्सीजन को यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। बस इतना अभी इसको यहाँ पे जान लीजिए। बाकी हम इसे बॉटनी में देखेंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है ये। तो ध्यान रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है इसमें, और वाटर यूज एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, और फोटो रेस्पायरेशन रेट इनमें कम होता है। अब जो मुद्दा जो मेन है यहाँ पर, जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि इसकी बुआई कब होती है, मतलब बोते कब हैं? तो जून जुलाई। आपको पता है तापमान भी अधिक होता है, ह्यूमिडिटी भी अधिक होती है। और इसको हार्वेस्ट कब करते हैं? सितंबर अक्टूबर में करते हैं। तो ये दो चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई। अब देखिए इसके अंतर्गत फसलें कौन सी आएंगी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि जून जुलाई के दौरान हम कौन कौन सी फसलें बोते हैं। धान हो गया, चावल, ज्वार हो गया, गर्मी में ही उगता है आपको पता है। बाजरा हो गया, ये भी गर्मी में उगता है। मक्का हो गई। हालांकि देखिए मक्का एक ऐसी फसल है, मक्के का बहुत बार क्वेश्चन आता है, कौन सी फसल ऐसी है जिसे आप साल में 3 बार उगा सकते हो, मतलब किसी भी सीजन में उगा लो आप, तो वो इकलौती एक मक्का है। और भी फसलें हैं लेकिन मक्का उनमें सबसे प्रमुख है। साथ ही साथ आपका मंडुआ हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं? फिंगर मिलेट कहते हैं, या मंडुआ या रागी। रागी नाम से आपको उसका प्रोफेशनल नाम मिलेगा रागी, बाकी घर गाँव में इसको मंडुए नाम से जानते हैं, और बहुत अच्छा ये होता है आपको पता है। साथ ही साथ देखिए अरहर हो गया, मूंग हो गया, उड़द की दाल हो गई, लोबिया हो गई, कपास हो गया, जूट हो गया, सन को इंग्लिश में भी सन ही कहते हैं, ये रेशे वाली फसल है। मूंगफली हो गई, सोयाबीन हो गया, तिल हो गया, सूर्यमुखी हो गया, और अंडी हो गया जिसे हम कहते हैं कैस्टर ऑयल। तो ध्यान रखिएगा जिनके ऊपर स्टार लगे हैं ये सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुके हैं, तो ये आपको याद करने ही करने हैं। अब
मैं आपको बताऊंगा भी कि कैसे इसको याद करना है, लेकिन पहले मैं ज़रा टॉपिक को क्लियर कर दूं। चलिए, अब अगली जो यहाँ पर फसल है वो है रबी की फसल। तो रबी की फसल जो C4 क्रॉप होती हैं, C4 सीरीज में ही आती हैं, इन्हें कहते हैं लॉन्ग डे क्रॉप। लॉन्ग डे क्रॉप का मतलब है कि इन्हें हार्वेस्ट करने के लिए बहुत टाइम लगता है। मतलब आप इन्हें अगर बोगे तो इसमें कम से कम 4-5 महीने का बीच का गैप आ जाएगा। और देखिए अब क्या होता है इसमें, आगे जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, C4 क्रॉप होते हैं ये, और लॉन्ग डे क्रॉप इनको कहा जाता है। खरीफ को शॉर्ट डे क्रॉप कहा जाता है। और C3 वो होते हैं, ये C4 प्लांट होते हैं। C4 प्लांट में क्या होता है, देखिए इनमें जो वाटर यूज, जो इफ़िशियंटी होती है, जो इफ़िशियंसी होती है वो, और प्रकाश संश्लेषण दोनों ही कम होते हैं। और साथ ही साथ इनमें जो फोटो रेस्पिरेशन होता है ये दोनों ही अधिक होगा। ध्यान रखिएगा, फोटो रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा और फोटोसिंथेसिस भी इसमें होती है, लेकिन उतनी नहीं होगी। लेकिन देखिए जैसे हमने अभी खरीफ में देखा था, उनका क्या था, उनका जो WUE था वो, और फोटोसिंथेसिस ज़्यादा था। लेकिन इनका क्या होता है, रबी का, इनका कम होता है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, प्रकाश श्वसन जो होता है इसका ये ज़्यादा होता है। मतलब फोटो रेस्पिरेशन इनमें क्या होता है, ज़्यादा होता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो इनमें होती ही है, लेकिन कम मात्रा में होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब अगली चीज़ जो इम्पोर्टेंटली आपको याद रखनी है वो है कि देखिए ये शीत ऋतु की फसलें होती हैं। शीत ऋतु का मतलब है कि ठंडों की ये फसल होती है। अब देखिए कैसे, तो बुआई देख लीजिए इनकी कब हो रही है, अक्टूबर नवंबर में हो रही है। मतलब ठंड शुरू होने पे ही इनकी बुआई आप शुरू करते हैं। और इनको हार्वेस्ट कब किया जाता है, अप्रैल मई में किया जाता है। तो आप लगा लीजिए नवंबर से और अप्रैल के बीच में कितने महीने आपके आ रहे हैं, लगभग 6 महीने आपके आ रहे हैं। तो इसीलिए इनको क्या कह रहे हैं हम, लॉन्ग डे क्रॉप कहते हैं। काफ़ी लंबा टाइम इनको चाहिए होता है हार्वेस्टिंग के लिए। तो देखिए आपको बुआई के टाइम याद रखने हैं, और C3 C4 किसको कह रहे हैं वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सीजन ध्यान रखने कि भाई देखिए आपके ये और नॉर्मल भी काम आएंगे। आपसे कोई पूछ ही ले कि भाई गेहूं कब बोया जाता है, तो आप बता दोगे कि भाई रबी की फसल है, रबी की फसलें कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। तो आप आराम से आंसर दे दोगे। अब हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो सबसे पहले आती हैं गेहूँ, गेहूँ के साथ आता है जौ। आप देखिए याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे पास सीजन के आधार पे 3 फसलें हैं। जायद की फसलें तो सबसे अलग है, अनोखी। आपको पता है कि आपने 1 महीने में बोया, अगले महीने इनको उगा लिया, काट लिया। तो जायद वाली कब हो गई, समर टाइम में हो गई, मतलब जब गर्मियाँ हो रही हैं उस टाइम पे आप उगा रहे हो, तो उसका कंपटीशन तो हट गया। अब हमें कन्फ्यूजन होता है रबी और खरीफ के बीच में। तो आप एक काम करो, आप रबी वाली फसलें सारी याद कर लो। मतलब रबी में कौन कौन सी फसलें उग रही हैं उनको याद कर लो, बाकी बची फसलें सारी की सारी खरीफ की होंगी। अब रबी को मैं याद करने को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रबी की जो फसलें हैं बहुत ईजी हैं याद करने के। सारी जोड़ा बना के चलती हैं। मतलब जोड़े कैसे बना के चलती हैं, देखिए गेहूँ और जौ का जोड़ा होता है, एक साथ उगते हैं। और आलू मटर का भी जोड़ा होता है, ये देखिए आलू मटर। फिर सरसों और राई भी इसमें होती है। सरसों और राई का है, इनका जोड़ा हो गया। गाजर मूली का जोड़ा हो गया। और बाकी देखिए तंबाकू गन्ना तो जोड़ा नहीं होता, लेकिन ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। बाकी आपका चना हो गया, मसूर हो गया, कुसुम हो गया, सैफ्लावर जिसे कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तेल होता है ये। अगर कोई भी व्यक्ति हार्ट का मरीज है और कोलेस्ट्रॉल का उसमें लेवल ज़्यादा है तो वो सैफ्लावर यूज करे, बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होता है इससे। आपका अलसी हो गया, फ्लैक्स जिसे हम कहते हैं। बरसीम हो गया, चारे की फसल है। लूसर्न जिसे हम अल्फा घास कहते हैं, ये भी चारे की फसल है। तो देखिए याद करना आपको, तो आप रबी वाली फसलें याद कर लो। बाकी बची शेष वाली फसलों में आप ककड़ी हो गया, खीरा, ये तरबूज खरबूजा, इनको अलग छोड़ दीजिए। बाकी बची फसलें आपकी किसकी होंगी, खरीफ की हो जाएंगी। और रबी में आपको कैसे याद करना है, एक जोड़ा आपका ये हो गया, एक जोड़ा आपका ये हो गया। सरसों के साथ आपको पता है राई उगाई जाती है, और या फिर ठंडों में ही राई आती है। आप देख लीजिए पालक हो गई, ठंडों में आती है, मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी इस मौसम में आपको देखने को मिलेगी। गाजर भी आपको ठंडों में ही देखने को मिलता है, नवंबर दिसंबर जनवरी में। मूली आपको देखिए गर्मियों और ठंड दोनों में मिल जाती है, लेकिन अधिकांशतः इसी में ही आती है। प्याज आपको देखिए मार्च अप्रैल में मिलता है, तो यहाँ पर आपको पता है अप्रैल मई में इसकी कटाई हो रही है, तो ये आपकी रबी के अंतर्गत आ जाएगी। चना हो गया, मसूर हो गया, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। गन्ना और तंबाकू ये दोनों भी आपको ठंडों में ही देखने को मिलेंगे। अब ये आपको याद रखना है यहाँ पे
जो कुसुम और अलसी जो है, फ्लैक्स जो है, ये आपको याद रखना है। बरसीम आपको याद रखना है, बहुत बार पूछता है, देखिए आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। लूसर्न हो गया जिसे हम अल्फ़ा अल्फ़ा घास कहते हैं, या फिर ये चारे वाली फसलें होती हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा आज का यहाँ पर टॉपिक होता है ख़त्म। यानी कि आज हमने यहाँ पे फसलों को देख लिया है। अब हमारा जो अगला जो इसका जो टॉपिक होगा वो होगा जिसमें हम फसलों के प्रकार देखेंगे। अभी तो हमने सीजन के आधार पे देखे, अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। जैसे नकदी फसल कौन सी होती है, कैश क्रॉप कौन सी होती है, इमरजेंसी क्रॉप कौन सी होती है, कंटूर क्रॉप कौन सी होती है, उसी तरह से नेट क्रॉप कौन सी होती है, बागानी क्रॉप कौन सी होती है। तो सबको सब हम देखेंगे इसके लेक्चर नंबर 2 में। तो लेक्चर नंबर पहला हमारा यहाँ पर आज ख़त्म होता है। आराम से पढ़िए, समझ के पढ़िए। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ईजी तरीके से आपको बताऊँ, समझाऊँ, ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाए और आपका पेपर अच्छे से क्लियर हो सके। बाकी अगर किसी को डाउट रहता है, मुझे नहीं लगता कि डाउट होना चाहिए, लेकिन अगर होता है तो वीडियो को दोबारा देखिए, तब भी होता है तो आप मुझे मैसेज करके किसी टाइम भी पूछ सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे कोई भी चीज़ क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं इसको। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।